मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण पर्सन है सारे के सारे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण पर्सन होता है आपके सामने, पूर्ण उपयोगिता की मान्यताएं एवं विशेषताएं बताइए तथा अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मतलब पूर्ण उपयोगिता क्या होती है, उसकी मान्यताओं के बारे में बताइए, विशेषताएं क्या क्या होती है उसके बारे में बताइए, और अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारण की क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में विस्तार से बताइए। दो प्रश्न आपके सामने, पूर्ण उपयोगिता की मान्यता व विशेषताएं तथा अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों के उत्पादन व निर्धारण की क्या प्रक्रिया होती है। दो प्रश्न है, दोनों के दोनों प्रश्न को यहीं पर रिवाइज कर लेंगे आपके सामने। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ये पीडीएफ फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। समझ में आ गया आपके सामने? हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री में पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं टेलीग्राम का, वहां पर क्लिक करोगे तो वहां पर आपके सामने सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। फाइल वाले सेक्शन में जाओगे, ऊपर जाकर सर्च कर लेना इकोनॉमिक्स। क्या सर्च करना आपको? इकोनॉमिक्स सर्च करना है, इकोनॉमिक्स। जैसे सर्च करोगे फ्री में आपको ये पीडीएफ देखने को मिल जाएगी और वहां से जाकर पढ़ लेना, इस पीडीएफ को रिवीजन कर लेना। साथ के साथ सारा का सारा सिलेबस मैंने रिवाइज करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, बाकी वीडियो देखना चाहो वहां से जाकर देख सकते हो। समझ में आ गया आपको अच्छे से? और अगर फ्लिपकार्ट व मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट है उसको खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अब आपके सामने प्रश्नों को। पूर्ण उपयोगिता की मान्यताएं व विशेषताएं क्या होते हैं, पूर्ण उपयोगिता होती है उसकी क्या मान्यताएं विशेषताएं होती है इसके बारे में समझेंगे। पूर्ण उपयोगिता वह बाजार होता है जहां क्रेता व विक्रेता बड़ी संख्या में होती हैं और वस्तुएं समरूप एक जैसी होती हैं। मतलब पूर्ण उपयोगिता का वह बाजार होता है जहां पर क्या होता है, चीजें बेचने वाला, विक्रेता और खरीदने वाला दोनों बहुत ज्यादा आपके सामने। समझ में आ गया? और वस्तुएं कैसी हैं, एक जैसी हैं। जैसे कि आपके सामने कौन सी वस्तु है, जो किसान लेकर आते हैं। किसान जैसे चना है, चना जैसे गेहूं है। अब गेहूं को बोने वाले कितने किसान हैं, बहुत सारे किसान हैं, लेकिन खरीदने वाला भी हर व्यक्ति गेहूं खरीदता आपके सामने खाने के लिए, है ना। और खरीदार भी बहुत ज्यादा आपके सामने, सभी बहुत ज्यादा खरीदार है, बहुत ज्यादा बेचने वाले। इसको क्या कहा जाता है, पूर्ण उपयोगिता के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? क्रेता और विक्रेताओं की बड़ी संख्या। यदि कोई अकेला खरीदार या विक्रेता बाजार की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता आपके सामने, मतलब क्रेता और विक्रेताओं की बहुत बड़ी मतलब कोई एक अकेला खरीदार या विक्रेता बाजार की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकता। भाई एक आदमी है, बाजार का भाव चल रहा था गेहूं का 2000 रुपए या 2500 रुपए, मान लो लगभग 2500 के आसपास ही चलता है। एक बोरी के 2500 रुपए, 100 किलो के 2500 रुपए लगते हैं। समझ में आ गया आपके सामने? एक आदमी है, भाई मैं तो मेरे ना गेहूं 3000 रुपए के हिसाब से बेचूंगा, तो क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। सबने क्या कहा, रहने दे, तेरे गेहूं भी ऐसे हैं, उस रामलाल के गेहूं भी वैसे हैं, उसके खरीद लूंगा 2500 रुपए, 500 बचेंगे एक बोरी के हिसाब से। समझ में आ गया? तो अब बेचारे को क्या करना पड़ा, आर के उसको भी एक दिन बैठा रहा, 2 दिन बैठा रहा, 3 दिन बैठा रहा, और उसको लास्ट में 2500 रुपए के हिसाब से उसको बेचने पड़े। समझ में आ गया? लेकिन यही कोई 1 लाख खरीदार या विक्रेता बाजार की कीमतों पर प्रभावित नहीं कर सकता ना आपके सामने। समझ में आ गया आपको? इस हिसाब से अब थोड़े से दिन पहले इंडिको वाली जो सिचुएशन हुई थी, इंडिको वाले ने बोला बजाज सरकार को, बोले तुम्हें करना वो कर लो, नियमों बदलाव करो, वरना मैं तो नहीं चला रहा मेरी फ्लाइटों को, कर लो। आकार मच गया आपके सामने। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है, सिर्फ 2-3 ही चीज आपके सामने एरोप्लेन कंपनियां हैं, और वहीं पर 10 होती ना तो इंडिको वाले कहते चल तेरे जैसे बहुत आते हैं, तेरी तो फ्लाइट को हम क्या कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे, नहीं खरीदेंगे, बर्बाद हो जाएगा, अपने आप प्राइसों को घटा देते वो। समझ में आ गया आपके सामने? लेकिन वहां पर पूर्ण क्या था आपके सामने जो परफेक्ट कंपटीशन नहीं था। समरूप उत्पादन, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सभी फर्में द्वारा बेचे जाने वाली वस्तुएं गुणवत्ता और समरूपता एक जैसी होती है। जितने प्रोडक्ट जो मार्केट में बेचे जा रही है ना, सबकी सब कैसे एक जैसे हैं। भाई गेहूं बेचा जा सकता है, भाई कोई किसी में कोई एक आध ऐसा गेहूं होगा जिसमें थोड़ा बहुत आपके सामने पानी लग गया तो थोड़ा बहुत कालिक लग सकती है उसके, थोड़ा बहुत भाई कोई एक आध में इल्ली ज्यादा लग जाए, कोई में किसी में थोड़ा बहुत आपके सामने घास वगैरह ज्यादा जाए, घास के 2 दाने आते हैं ना वो वगैरह, डंखल वगैरह ज्यादा जाए, उसके अलावा कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। गेहूं एक जैसा प्रोडक्ट होता है। गेहूं, चना, सरसों जो किसानों के द्वारा जो उत्पादित किया जाते हैं ना चीजें, उसको समरूप उत्पादन के नाम से जाना जाता है। मतलब एक जैसी ही चीजें उत्पादित है, ना तो उनकी क्वालिटी में कोई बहुत सा अंतर है, ना उनकी कोई प्रोडक्ट में बहुत सा अंतर है। समझ में आ गया? फर्मों के प्रवेश,
बहिर्गमन की स्वतंत्रता, कोई भी फर्म आसानी से बाजार में आ सकती है। भाई रामलाल को लगा कि भाई बेटा पैसे अपने पास क्या है, 10 लाख रुपए पड़े हुए, 30 लाख रुपए पड़े हैं, तो एक काम कर लेते, अपन मंडी खोल लेते अपने खुद की प्राइवेट मंडी। तो आप रामलाल पहुंच 4 मंडी खोल ली उसने। समझ में आ गया? ये ले लो, ये तो खरीदने वाले हैं। बेचने वाले ने क्या सोचा कि भाई इस बार अपना खेत पड़ा हुआ है श्यामलाल, मैं तो बा नहीं रहा, तू उगा ले, तो उसने उगाना शुरू कर दिया। तो कोई भी व्यक्ति आसानी से चीजों को उत्पादित कर सकता है, कोई भी आसानी से खरीद सकता है। तो इसलिए क्या हो सकता है, फर्मों का जो प्रवेश व बहिर्गमन है वो आसानी से हो सकता है। तो क्या होता है, आपके सामने बाजार में चीजें वो आसानी से नए लोग आते हैं, तो इतना कॉम्पिटिशन रहता नहीं है। पूर्ण ज्ञान, परफेक्ट नॉलेज, विक्रेताओं क्रेताओं में बाजार की कीमत व गुणवत्ताओं का पूर्ण ज्ञान होता है और सबको पता है। खरीदने वाले को पता है कि भाई 2,500 रुपए के हिसाब से गेहूं चल रहे हैं, और बेचने वाले को भी पता है कि भाई इतना ही कीमत मिलेगी आपको। समझ में आ गया? तो विक्रेता, और भाई काफी बार क्या होता है, भाई आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो बाजार में, अगर आपको कीमत का नहीं पता तो आपको ज्यादा रुपए में बेच देते हैं, है ना, आप बार्गेनिंग नहीं करते हो। तो यही है इस जो पूर्ण, जो आपके सामने परफेक्ट कंपटीशन में यही होता है, विक्रेता और क्रेताओं को बाजार की कीमतों का पूर्ण ज्ञान होता है। इससे क्या होता है, आपके सामने बाजार की कीमतें वो आसानी से बदली जा सकती हैं। अगले वाला पॉइंट है कीमत अस्वीकार करना। फर्म कीमतें तय नहीं कर सकती हैं, बल्कि बाजार द्वारा कीमतों को स्वीकार किया जा सकता है। मतलब कोई भी आपके सामने जो फर्म होती है ना, वो कीमत तय नहीं करती है, बल्कि बाजार ही क्या करता है, कीमतों को तय करता है। भाई कोई आज तक कोई किसान को ये बोलते तय किया कि भाई मैं 2700 के हिसाब से गेहूं बेचूंगा, बेच लेना, खरीद लेना तो ले लेना, नहीं होता ना ऐसा। बाजार में जितनी प्राइस होगी उसी के हिसाब से चलेगा। ये चीजें बुरी लग सकती हैं, आप में से काफी विद्यार्थियों बुरी लग सकती हैं, सर ने ऐसा क्यों बोला, लेकिन देखो जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है। अब उसमें क्या किया जा सकता है, समझ में आया? जिस दिन किसान के हाथों में वो ताकत आ जाएगी कि वो अपनी कीमतों को तय कर पाएगा, उस दिन वो भी खूब पैसे कमा पाएगा। अल्पकाल में संतुलन, अल्पकाल में फर्मों को सामान्य लाभ। अब आप अल्पकाल में संतुलन समझेंगे भाई, अल्पकाल में जो कोई भी फर्म होती है उसका सामान्य लाभ, असामान्य लाभ व हानि हो सकती है। फर्म का संतुलन वह होता है जहां पर सीमांत लागत व सीमांत राजस्व के बराबर हो गया। मतलब जितना पैसा लगाया उतना आपके सामने आ गया या उससे ज्यादा आया। संतुलन तो तब होगा, संतुलन कब होगा भाई, जितना लगाया उतना ही आ गया आपके सामने। प्रॉफिट कब होगा, जब ज्यादा आ जाएगा। लॉस कब होगा, जब कम आ जाएगा। लेकिन जब जितना पैसा आपने 10,000 रुपये लगाया, 10,000 रुपये के आपने क्या की, 10,000 रुपये के आपने खर्च किए थे मूंगफली उगाने पर, मूंगफली अच्छी नहीं हुई, आपके सामने 10,000 रुपये की हुई, तो आपने क्या, अल्पकाल में आपको संतुलन हो गया, जितना प्रोडक्शन, जितना आपने पैसा खर्च किया उतना ही आपके सामने उत्पादन भी देखने को मिला। अगले वाला पॉइंट है दीर्घकाल में संतुलन। दीर्घकाल में फर्मों के प्रवेश से बहिर्गमन की स्वतंत्रता के कारण सभी फर्म केवल सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्जित कर पाती है। मतलब जो दीर्घकाल, लंबे समय में क्या होता है, अलग अलग जो फर्म आ जाती हैं भाई, अलग अलग कंपनियां हैं वो आ जाती हैं पैसे कमाने के लिए, तो क्या हो जाता है, सभी फर्म केवल सामान्य लाभ ही अर्जित कर पाती हैं। सामान्य लाभ क्या हो पाया, पहले भाई 2 कंपनियां थी आपके सामने, सभी आपके सामने आराम से पैसे कमाते थे। अब क्या हो गई, 10 कंपनियां आ गई, है ना। तो अब क्या होगा, 10 कंपनियों में के लोगों के पास ज्यादा ऑप्शन हो गए चीजों खरीदने के, तो अब क्या हो गया, उनका थोड़ा लाभ घट गया, मतलब जितना होना चाहिए था उतना हो रहा है। तो यही आपके सामने, इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। शर्त की बात करें आपके सामने, दीर्घकाल में संतुलन वह होता है जहां पे LMC, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट के बराबर होती है आपके सामने। मतलब लॉन्ग टर्म में जितना पैसा लगाया उतना आ गया, उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, दीर्घकाल के संतुलन के नाम से जाना जाता है। असामान्य लाभ, असामान्य लाभ को कमाने वाली फर्मों को देखकर नई फर्में प्रवेश कर जाती हैं, जिससे कीमत कम हो जाती है और लाभ भी सामान्य हो जाता है। मतलब असामान्य, कोई कंपनियों को लगता है कि ओहो पता नहीं कितनी कमाई हो रही है। भाई आपके ऐसे नहीं, तो गांव में आपने कोई दुकान खोली और आपकी दुकान ठीक ठाक चल गई, तो गांव में क्या जो ऐसे हो जाएगी, और ये तो बहुत पैसे कमाने लगे, अपन भी खोल लेते हैं इसके बराबर में। होता ना ऐसा, 2 दुकानें और खोल देंगे, ना तो उसकी चलने देंगे ना अपनी कमाई करेंगे। भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी है कि हम अपने दिमाग का उपयोग नहीं करना चाहते, कि मेरे अंदर क्या स्किल है, मैं क्या डिफरेंट कर ना, दूसरा हम मानने वाले, मेरा पड़ोसी क्या कर, रामलाल का बेटा कर रहा है, मेरा बेटा भी वही करेगा। क्यों, आपका बेटा, आपके बेटे की इतनी हाइट है क्या, आपके बेटे में वही गुण है क्या? नहीं है। हर बच्चा, हर व्यक्ति, हर इंसान में अलग स्किल होती है। खुद को पहचानो, जो आप में काम करने की क्षमता होती है वो करो, आप और ज्यादा लाभ कमाओगे। यही बाजार में है। श्यामलाल की दुकान चल गई, मेरी भी चल जाए। अरे श्यामलाल को उस चीज का नॉलेज था, उसने उसकी किस्मत मान लो, उसने पैसे अच्छे से लगाए, दिन रात मेहनत की, हो सकता है आप में उसकी उस काम करने की नॉलेज ही ना हो।
आपने मेहनत ही करने की उतनी हिम्मत नहीं, उसमें पता नहीं कितना काम लगता है। हमारे भारत में यही कमी है, हमारे देश में सबसे बड़ी देखो कमी, इसको चाहे स्वीकार करो या नहीं करो, हम कॉपी बहुत करते हैं चीजों को। कॉपी, इन्वेंशन पे हमारा कोई ध्यान नहीं है, बस कॉपी कर लो, सामने वाला कर रहा वही अपने आप कर लो। इन्वेंशन करोगे तभी ज्यादा पैसा कमा पाओगे, तभी सबसे ज्यादा पैसा है। जितना जो बंदा ना, जो इंसान जीवन में जितना इन्वेट क्रिएटिव होगा, जितना इन्वेंशन करेगा, उतना ज्यादा पैसा कमाएगा। दूसरों को कॉपी करके थोड़े दिन चल पाता है इंसान। समझ में आ गया? तो ये था पूर्ण उपयोगिता का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखने को मिलेगा, पहले बता देता हूं। और अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों के व उत्पादन निर्धारण करने की प्रक्रिया के बारे में मैंने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है प्रिंसिपल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एकाधिकार की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अल्पकाल व दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारण कैसे होता है, उसके बारे में विस्तार से बताइए। मतलब एकाधिकार की अवधारणा के बारे में आपको बताना है, अल्पकाल व दीर्घकाल में एकाधिकार के अंतर्गत मूल्यों एवं उत्पादन का जो निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप ये पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर इसको फ्री में प्राप्त करना चाहते हो ना, तो आपको फ्री में मिल जाएगी आपको पीडीएफ। लेकिन मिलेगी कहां पर? आपको उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करोगे, जैसे सब्सक्राइब करोगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। किसका? टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। वहां से जाकर आपको उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे टेलीग्राम के लिंक पे, आप पहुंच जाओगे आपके सामने फाइल वाले सेक्शन में, और वहां पर जाके सर्च वाले ऑप्शन पे जाकर आपको क्या करना है? सर्च करना है इकोनॉमिक्स, ECONOMICS, इकोनॉमिक्स सर्च करना है। वहां पे जाके आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप अपन पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन, मैंने पढ़ा दिया आपके सामने, समझ। अब एकाधिकार मोनोपोली क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। समझ में आ गया आपके सामने? एकाधिकार बाजार की वो संरचना होती है जहां किसी वस्तु पर एक अकेला विक्रेता होता है जिसका उस वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण होता है। भाई आपके सामने क्या हो गया? एकाधिकार ऐसी संरचना है जहां पर एक ही विक्रेता होगा और जिसपे क्या होता है? एक ही व्यक्ति का पूरा अधिकार हो गया। अब आप क्या कहे, आपके मन में है कि मैं तो भारतीय रेल में नहीं जाकर और कोई सी रेल में जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा भारतीय रेल में, और जाऊंगा रेल में, भारतीय रेल में नहीं जाऊंगा, इंडियन रेलवे में। कहाँ चले जाओगे? इंडिया में? इंडिया में है ही नहीं। भारतीय रेल के अलावा और दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो रेल चलाती है, ट्रेन चलाती है। कौन चलाती है? इंडियन रेलवे जी चलाती है। कहां से चले जाओगी? नहीं जा सकते ना। क्यों? क्योंकि एक ही कंपनी है पूरे भारत में तो जो रेलवे को चलाती है। तो इस प्रकार का कंपटीशन, इस प्रकार का बाजार में कोई वस्तु जिसको उत्पादित करने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। आपके मन में आ गए, या कोई रेलवे है, कोई सुविधा ना देती, और ना आपके सामने मुझे 2-2 महीने टिकट नहीं मिलती है, मेरी कंफर्म नहीं होती है, तो मैं तो इसमें नहीं जाऊँ, और कोई में जाऊँ। अरे ऑप्शन ही नहीं है, जाओगे कहां से? और कोई ऐसी कोई है क्या कंपनी जो आपके सामने ट्रेन चलाती है, और कोई प्राइवेट कंपनी, कोई सरकारी कंपनी नहीं है ना ऐसी। तो यही अकेला इंसान, किसी कोई अकेला फर्म, अकेला व्यक्ति, किसी जो क्या करता है आपके सामने विक्रेता होता है, और बहुत सारे लोग उसको खरीदने वाले होते हैं। अब भारत में कितने ज्यादा लोग हैं जो भारतीय रेल का यूज करते हैं ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? पूर्ण कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। और उस वस्तु का कोई निकट प्रति स्थान, सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होता है। अब आप रेलवे की जगह, आपके सामने भाई रेलवे की जगह तो अब आपके सामने भाई आप बस से भी जा सकते हो, एरोप्लेन से भी जा सकते हो, लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं आपके सामने जिसका आप और उत्पादित नहीं कर सकते हो। पहले के समय में किसी क्षेत्र में रेलवे सेवा पर सरकार का एकाधिकार होना, तो पहले के समय आपके सामने रेलवे पर लगभग किस प्रकार कंट्रोल होता था? आपके सामने रेल का होता था। अब ये मत कह देना हम तो मेट्रो में चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? मुंबई से दिल्ली चले जाओगे मेट्रो में, है ना? नहीं जा सकते ना आपके सामने। तो ये यार रेलवे का और कोई ऑप्शन नहीं होता था, समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी दिमाग तो खुराफाती दिमाग आपका, कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में एक आध कर देना ऐसा कमेंट, है ना? अच्छा लगता है आपके सामने। कौन सी कॉलेज के विद्यार्थी हो ये भी बताना मेरे को आप। विशेषताओं की बात करें, एक विक्रेता और बड़ी संख्या के विक्रेता होते हैं। मतलब विक्रेता एक होता है और उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। बेचने वाला एक व्यक्ति, खरीदार बहुत सारे व्यक्ति। अगला क्या है? निकट प्रति स्थान का भाव। निकट प्रति स्थान क्या होता है आपके सामने? क्लोज कंपटीशन नहीं होता भाई कोई भी। समझ में आ गया? आपने क्या किया? रेलवे है, अब आपको सामने मतलब ऐसी जगह समझ लो जहां पर रेलवे जाती नहीं है। अब क्या करोगे? नहीं जा सकते ना। तो आपके सामने वहां पर हवाई जहाज जाती है ना, आपके सामने हवाई जहाज में जाने के पैसे नहीं आपको, एरोप्लेन में। और आपके सामने जो
क्या बोलते हैं, बस जाती नहीं, वहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र बस पहुंच ही नहीं सकती, रेल ही जाती है आपके सामने। अब ऐसे मत करना, जहाँ रेल जाती है वहाँ तो बस चली जाएगी। मान लो एक ऐसा उदाहरण लेके चलो, पटरियां वगैरह कुछ ऐसी व्यवस्था आपके सामने, सड़क में बंदे हो गई आपके सामने, है ना। तो ऐसा क्या हो सकता है आपके सामने, तो निकट सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल पाता ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का। समझ में आ गया। प्रवेश पर कठोर प्रतिबंध, कानूनी या तकनीकी। अब सरकार अगर प्राइवेट कंपनी कोई बना ले, रेल में बहुत पैसा, रेलवे में बहुत पैसा आपके सामने, है ना, लेकिन कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर। समझ में आ गया। तकनीकी, हर किसी के पास तकनीक नहीं होती है आपके सामने। अब क्या होता है आपके सामने, स्पेस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत पैसा है, लेकिन पैसा इतना खर्च होता है, तकनीक हर इंसान के पास नहीं होती, तो क्या होती है, वो इतना पैसा सिर्फ सरकारें खर्च कर पाती हैं, इसलिए हर कोई व्यक्ति उस पर काम नहीं कर सकता है। भाई इलोन मस्क की था ऐसा जिसके दिमाग में उल्टा दिमाग चला और उसने स्पेस एक्स खड़ा कर दिया। बाकी पहले स्पेस टेक्नोलॉजी में सिर्फ सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, प्राइवेट कंपनी नहीं हुआ करती थी आपके सामने। समझ में आ गया। कीमत निर्माता, एकाधिकार वाली वस्तु का कीमत स्वयं तय करती है। भाई कोई एक व्यक्ति है, एक ही प्रोडक्ट तय बनाने वाला है, तो वही तय करेगा आपके सामने कि कितना पैसा उसको लेना है। समझ में आ गया। अब इसमें कॉन्सेप्ट है अल्पकाल व दीर्घकाल में मूल्यों एवं उत्पादन निर्धारित करना। अब रेलवे कहते 200 रुपये लूंगी, तो लेना पड़ता है भाई, देने पड़ते हैं ना आपके सामने, वही वाला उदाहरण है। एकाधिकार का लक्ष्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। जो मोनोपोली होती है ना, उसका लक्ष्य क्या होता है आपके सामने, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना होता है। लाभ अधिकतम करने की शर्त यह होती है, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल, आपके सामने क्या होती है, आपके सामने जो रिजल्ट है उसके बराबर होती है। समझ में आ गया। अधिकतम जो मूल्य और मात्रा, मतलब मोनोपोली में सबसे ज्यादा पैसा कमाया जाएगा, और जो पूर्ण जो आपके सामने सीमांत होता है, उसमें क्या होता है आपके सामने, जितना लगाया भाई कम से कम पहले उतना निकालो, बाद में प्रॉफिट देखना आपके सामने, है ना। प्रॉफिट वहां पे कम से कम हो पाता है। यहाँ पे एम सी इक्वल टू एम आर होता है, जहां उत्पादन की मात्रा तय होती है, उसके बाद एकाधिकार उस वस्तु की ए आर वक्र मांग के अनुसार कीमत वसूलता है। मतलब जितनी फिक्स चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी। अब भारतीय रेल में 5,000 ट्रेनें, 10,000 ट्रेनें, फिक्स ट्रेनें, इतनी ट्रेनें, लेकिन ये तो सरकार के नियंत्रण में, तो सरकार पैसे नहीं बढ़ा पाती। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी होती तो क्या करती, जैसे फेस्टिवल का सीजन आ गया, ज्यादा लोग जा रहे हैं तो क्या कीमत बढ़ा देंगे। बसों में देख लो, बस होती है उसमें यही करते हैं, जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। तो यही आपके सामने कोई भी एकाधिकार में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश की जाती है। और एआर का जो वक्र मान के होता है, मतलब जितना ज्यादा उसकी लोगों की मांग बढ़ेगी उतना ज्यादा पैसा वसूला जाता है, और उत्पादन भी सीमित किया जाता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कितना उत्पादन कर लेगा आपके सामने। अल्पकाल, एकाधिकार को अल्पकाल को असामान्य लाभ या असामान्य हानि हो सकती है। मतलब एकाधिकार को क्या हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म में, मतलब फेस्टिवल वाला सीजन चल रहा है, बहुत ज्यादा कमाई हो जाएगी, है ना, और उसके बाद में श्राद्ध वाला सीजन आ गया, कम लोग ट्रेवल कर रहे हैं आपके सामने इधर से उधर से, तो क्या होगा, अल्पकाल में नुकसान भी हो सकता है, या कभी कभी सामान्य लाभ भी हो सकता है। तो तीनों की तीनों चीजें देख सकते हैं। बहुत ज्यादा अगर उसका फेस्टिवल का, उसका डिमांड का सीजन ज्यादा आ जाएगा, ज्यादा पैसे कमाएंगे, डिमांड घट जाएगी तो हानि भी हो सकती है और सामान्य लाभ भी हो सकता है। तीनों की तीनों सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगले वाला लॉन्ग टर्म में, एकाधिकार बाजार में प्रवेश का प्रतिबंध होता है, इसलिए एकाधिकार को दीर्घकाल में असामान्य लाभ होता है। ये तो भारतीय रेल है जिसमें वो काबिलियत है, जो मुनाफे में होकर दिखा रखा है उसने। बाकी तो सबको जो मोनोपोली होती है ना, उसमें सबको कमाई होती है ना। ये तो भारत सरकार में भाई काबिलियत है, बहुत काबिलियत है भारत सरकार के अंदर। कोई सरकारी ऐसी कंपनी नहीं है जिसको नुकसान में नहीं डाला हो। पूरी दुनिया, सारा भारत यूज कर लेना और सरकारी कंपनी उसको चला रही है, नुकसान में जाएगी, फिर भी प्रॉफिट में नहीं हो सकती। लेकिन बस कैसे न कैसे, चाहे भ्रष्टाचार करना पड़ो, चाहे कुछ भी करना पड़ो, चाहे प्राइवेट कंपनी में लाना पड़ो, लेकिन करेंगे उसको नुकसान के अंदर ही। तो यही है एकाधिकार में क्या होता है, लॉन्ग टर्म की बात करें आपके सामने, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट खरीदने वाला है, उसको लगातार खरीदार रहेंगे, एक ही वो उत्पादित करने वाला है, तो कोई नई फर्म आएगी नहीं प्रतिस्पर्धा के लिए, इसलिए पैसे भी प्राइस वो घटाएंगे नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते हैं। निष्कर्ष की बात करें, एकाधिकार की कीमतें हमेशा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होती हैं, जिससे उपभोक्ता का शोषण भी होता है। मतलब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है भाई, उतनी कॉस्ट, जितनी कॉस्ट आपको लेनी चाहिए, कोई व्यक्ति कोई उस प्रोडक्ट की जितनी वास्तविक वैल्यू, उतनी वैल्यू लेनी चाहिए, उससे ज्यादा वो हमेशा पैसे वसूलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई लोगों की डिमांड ज्यादा रहती है, इसलिए क्या था, उपभोक्ता को ज्यादा नुकसान होता है, और जो मोनोपोली है वो समाज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये था एकाधिकार का सिद्धांत, मैंने आपको अच्छे से बताया। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब करना,
अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।